ओके जी, वेलकम बैक। एक दूसरी एग्जांपल है। दिस इज somewhat similar to the previous one, जहाँ पे सिंपल लूप था प्रोग्राम के अंदर। Now this is a bit complex. We have two loops and that are nested loops. तो हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। On one side we will have steps per execution, and on the other hand we will frequency for each s per e, and then we will calculate total, that is going to be the time complexity, running time of the algorithm. So you can see this is header of the algorithm, and it takes the algorithm whose name is aid. It takes 5 parameters, that is a, b, b, m, n. Okay, I think there's a mistake. This should be a, b, and c. This is c. Okay, now see, this is the header of the first loop. So it will start from 1 and it will go to m. Since this is header, this will go to m plus 1. तो ये 1 से स्टार्ट होके m plus 1 तक चलेगा। m plus 1 क्यों है? Why we add 1 with m? There is a reason we had discussed earlier. ठीक है, तो एक ही सिंगल step है inside the instruction, so we have just put 1 here. And the frequency for this instruction is m plus 1. The total is m plus 1. It's multiplication, so 1 multiply m plus 1 is always m plus 1. Okay, now what about this one? So now this actually, ये जो inner loop है, ठीक है, ये particular line, this is single instruction, ये n times चलेगा normally, ठीक है। लेकिन चूंकि ये nested loop है तो जितना m होगा, ठीक है, मैं इसकी आपको एग्जाम्पल दूँ। लेट से 2 nested loop है, तो फर्स्ट लूप जो है ये 3 टाइम्स चलता है और ये 4 टाइम्स चलता है। तो ये 4 टाइम्स तो एक गो में चलेगा ना, क्योंकि ये नेस्टेड है। तो जितना ये लूप चलता है, ठीक है, लेट्स से अगर ये 5 टाइम्स चलता है तो ये लूप क्योंकि इसके अंदर है, तो फॉर दिस लूप दिस इज अ सिंगल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये लूप एक तो n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, n टाइम ये लूप मतलब आइट्रेशन होगी, लेकिन ऊपर इसके m है, दिस इज नेस्टेड लूप इनसाइड द अदर लूप। तो ये m क्रॉस n टाइम्स चलेगा, ठीक है। अगर आप लोग पेपर उठाएं, पेंसिल पे 2 लूप्स लिखें, एक लूप अंदर एक बाहर, तो जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो ये लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड टाइम चलेगा फिर ये लूप कंप्लीट होगा, थर्ड टाइम चलेगा फिर ये लूप कंप्लीट होगा, फोर्थ टाइम चलेगा तब ये फिर भी ये लूप कंप्लीट होगा, फिफ्थ टाइम चलेगा फिर भी ये लूप कंप्लीट होगा। देखो, ईच वन iteration of this loop runs entirely, ठीक है। तो अब आपको पता है कि ये कितने टाइम्स चलता है, ये n plus 1 टाइम्स चलता है, क्योंकि प्लस 1 की बात तुम्हें पता कि इसके ऊपर m है। So now this is a simple instruction that runs for n plus 1. Since this is inside this loop, so the total iteration or total execution of this line will be m cross the number of iteration of this loop, that is n plus 1. ये सिंगल इंस्ट्रक्शन है, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी m n plus 1. ओके, एक ये इंस्ट्रक्शन रह गई। तो ये इंस्ट्रक्शन
सिंगल इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन की मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो ये ऐसे ही तो 1 हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी m, ठीक है, m तक तो ये लूप चल रहा है, n ये लूप चल रहा है, तो अगर ये 2 है और ये 3 है, लेट्स से अगर ये 2 m की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 3 है, तो ये 5 टाइम, सॉरी 6 टाइम चलेगा, 2 क्रॉस 3 बताता हूँ लेट्स से ये चलाता हूँ, दिस इज 2 एंड दिस, फॉर एग्जांपल लेट्स कंसिडर value of m is 2 and value of n is 3, ठीक है, ओके, बल्कि मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं इधर ये ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके नाउ फॉर एग्जांपल ये मैंने पेन उठा लिया है ब्लैक कलर में, हमने लिख दिया है कि m is equal to 2 and n is equal to 3, तो अभी आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे ये 2 क्रॉस 3 टाइम चलेगा, दैट इज 6 m की वैल्यू i की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो और m जो है वो 2 है, तो ये 2 टाइम्स चलेगा ना, तो फर्स्ट इटरेशन में ये अंदर आया, इधर इसकी वैल्यू 1 है और n जो है वो हमने 3 रखा हुआ है, ठीक है, तो ये लूप चलेगा, फर्स्ट टाइम ये चला इज 1, ठीक है, अच्छा अभी ये लूप ख़त्म नहीं हुआ, इनकी वैल्यू चूँकि 3 है, सेकेंड टाइम ये चला, ठीक है, अभी आई जे की वैल्यू 2 हो गई है ना और ये 3 है, थर्ड टाइम ये चला, जे की वैल्यू 3 हो गई है तो ये चला, अब जे की वैल्यू 4 हो गई तो ये नहीं चलेगा, लिहाजा ये ऊपर चला जाएगा, पहले आई की वैल्यू 1 थी, अब आई की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है, जब आई की वैल्यू 2 हो गई है तो ये दोबारा जे की वैल्यू 1 हो गई, नीचे दोबारा आएगा ना, अब ये 3 टाइम्स दोबारा चलेगा, जे की वैल्यू 1 फिर जे की वैल्यू 2 फिर जे की वैल्यू 3, तो अगेन 3 टाइम्स 1 2 3, अब जब जे की वैल्यू 3 हो गई है तो ये दोबारा 4 हो गई तो ये दोबारा नहीं चल सकता, ये ऊपर चला जाएगा, और आई की वैल्यू 2 है, एम भी 2 है तो ये अब नहीं चल सकता, सॉरी एम की वैल्यू 3 हो गई और इसका रेंज 2 है तो ये नहीं चल सकता, तो ये लूप भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, नीचे काउंट करें 1 2 3 4 5 6 6 किधर से आ गया, 2 क्रॉस 3 से, लिहाजा ये जो लाइन है पर्टिकुलर लाइन ये m क्रॉस n टाइम्स चलेंगी, जो इट्स फ्रिक्वेंसी इज m क्रॉस n, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है अब हम इनको ऐड करेंगे ना, सो दिस इज m प्लस 1, दिस इज m n प्लस m, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा m प्लस 1 m n प्लस m और m n, तो दो m n आ गए हैं, ये खोल दूँ ताकि कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए, फर्स्ट वन इज m प्लस 1, ये क्या होगा, ये होगा m n प्लस m, क्योंकि लूप सॉरी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब देखें कितने m है 1 2 2 m आ गया, कितने m n है 1 2 2 m n आ गया, ठीक है, और एक सिंगल 1 है, सो द रनिंग टाइम इज 2 m n प्लस 2 m प्लस 1, तो अब आपको रन टाइम में देखो दोनों इनपुट नज़र आ रहे हैं, m भी नज़र आ रहा है और ये भी नज़र आ रहा है, तो इनपुट साइज है ना, ये तो अरेज है, so basically this time is now in terms of the input size, तो ये this is how you calculate running time of a particular algorithm with respect to its input size, okay, तो अब हम आगे जाते हैं, ओके, अब ये तो हमने सीख लिया है कि एल्गोरिथम अगर आपको गिवन है उसके अंदर सारे स्टेप्स क्लियर है जो क्लियर होने चाहिए, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम,
आप using this method summation of frequency multiply steps per execution, तो यहाँ इससे आप किसी एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी फाइंड कर सकते हैं। आपने कम्प्लेक्सिटी लेट से अगर फाइंड कर दी है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे शो करेंगे। तो representation of the complexity कैसी होगी? When the step count cannot be uniquely represented, the step count can be separately listed for. Okay, वो जो steps हैं, number of steps, ऐसे हो सकता है कि आप clearly नहीं कह सकते कि ये हर टाइम कितनी दफ़ा चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ केसेस ऐसे हैं that is depending on the input given, कुछ केसेस में वो स्टेप्स जो है वो 5 टाइम्स चलेंगे, और कुछ केसेस में वो स्टेप्स जो हैं वो 10 टाइम्स चलेंगे, कुछ केसेस में वो 20 टाइम्स चलेंगे। जैसे केसेस आएंगे वो मैं अभी आप लोगों के साथ एग्जांपल शेयर करूँगा। ऐसे केसेस में आप जो है क्लियरली नहीं कह सकते, या वो जो कैलकुलेशन हम कर रहे थे ना, वन साइड पे हमने लिख दिया है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी क्लियर नहीं होती। फ्रीक्वेंसी क्लियर का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी जो है फिक्स नहीं होती। फॉर सम इनपुट साइज फ्रीक्वेंसी maybe let's n, and for some input size the frequency may be m plus n, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी जब हमें क्लियर नहीं होती, कंक्रीट नहीं होती, वो वन सिंगल नंबर नहीं होता, ठीक है, या सिंगल वेरिएबल नहीं होता, उस केस में फिर हमारी कैलकुलेशन डाउटफुल होती है, या वो कैलकुलेशन हम क्लियर नहीं कह सकते। लिहाजा फिर हम क्या करते हैं, हम जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है उसको 3 केसेस में डिवाइड कर लेते हैं, फिर हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। हर केस के लिए अलग अलग फार्मूला है, ठीक है। ये जो अभी हमने कैलकुलेशन की है थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी उस केस में। तो फिर हम बजाय ये हम कह नहीं सकते कि ये इतना टाइम लेता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्लियर नहीं होती ना, वो हर केस में डिफरेंट होती है। तो इसलिए फिर हम टाइम कम्प्लेक्सिटी 3 तरह की उसके लिए रिप्रेजेंटेशन लिख देते हैं। इसका वर्स्ट केस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, तो वर्स्ट केस फाइंड करते हैं। एक होता है बेस्ट केस, कम से कम इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, पॉसिबल फ्रीक्वेंसी। उस केस को फिर हम जब ये हम अपने कैलकुलेशन में डाल दें कम से कम वाला, तो फिर कहते हैं कि ये अब बेस्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी है। जब फ्रीक्वेंसी एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसी डाल देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये इतना इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हो सकती है, तो फिर उस केस में जो स्कोर आएगा उसे कहेंगे कि ये वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी है। और अगर हम इन दोनों का एवरेज लेते हैं, एवरेज कैलकुलेट करते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि नाउ दिस इज एवरेज केस कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। सो इन केस in such cases where we don't have a clear frequency or concrete precise frequency, then we cannot express the running time in a single way. Rather, we need to consider the worst case, best case, and possible case. So we need to represent the running time in 3 numbers, in 3 samples. तो ये कैसे एग्जाम्पल अभी आ रहा है। नाउ व्हाट इज वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी? वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द एक्सप्लेनेशन है। जैसे डी एन बी द सेट ऑफ इनपुट्स ऑफ साइज एन। तो जो पॉसिबल इनपुट्स हो सकती हैं, जितनी भी इनपुट्स हैं उस एल्गोरिथम के लिए, फॉर एग्जांपल आपने सॉर्टिंग की एल्गोरिथम लिखी है, तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम इनपुट ले रहा है इन साइज का और आपको सॉर्ट कर दे। अब
ये इनपुट 10 डिजिट का भी हो सकता है, 50 का, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 20, 50, 1 लाख, ठीक है। तो वो तमाम इनपुट्स जो आप पॉसिबली इस एल्गोरिथम को दे सकते हैं उसको हमने एक सेट में डाल दिया है और उस सेट को हमने नाम दे दिया है Dn. So Dn is a set of all inputs. ओके नाउ अच्छा ये थोड़ा सा ना इसमें मैं करेक्शन कर दूँ, अभी जो मैंने बात की वो ये है कि मैंने कहा ना कि 100 2 साइज नहीं, साइज फिक्स रहेगा, ठीक है। लेट्स से 50 साइज़ की मैंने अरे देनी है, ठीक है। तो 50 साइज़ फिक्स रहेगा, उसके अंदर वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। जैसे पहला है 1 2 3 टिल 50, दूसरा है 2 3 5 9 7, इस तरह। तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट ऑफ साइज n 50 फिक्स रहेगा, साइज 50 होगा अरे का जो हम इनपुट कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर वैल्यूज डिफरेंस हो सकती है, ठीक है। तो Dn इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स ऑफ साइज n, ठीक है। और I जो है उसमें कोई एक पर्टिकुलर इनपुट है, ये डिफरेंट इनपुट्स हैं ऑफ साइज n, ठीक है। एक है 1 से लेके 50 तक, दूसरा है 2 से लेके 51 तक, तीसरा है 10 से लेके 60 तक, ठीक है। तो उसमें से कोई एक इनपुट I है जिसका साइज भी n है, ठीक है। तो ये जो कन्वेंशंस हैं आपने रखनी है। ओके तो we have fixed the thing that this is a set of all the inputs of size n, and this I is a particular input from that set, ठीक है। ओके लेट्स assume, ठीक है, ये हम assumptions कर रहे हैं और हम जेनेरिक फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं कि जब हम I इनपुट लेते हैं तो टोटल ऑपरेशंस या टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है, टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है, फॉर एग्जांपल या बेसिक ऑपरेशंस जो है, लेट्स कंसिडर कि वो क्या है, वो टी आई है, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमने हमारे जहन में बैठ गई। नाउ फर्स्ट डी इज अ सेट ऑफ ऑल द inputs, possible inputs of size n. I can be a particular input from that set, and ti is the number of steps performed for that particular input I. Now worst case क्या होगा, ऐसा हम तमाम जो इनपुट्स है वो सारे ट्राई कर लेंगे, पहला इनपुट दे देंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने भी इनपुट्स हैं इस साइज में, ठीक है। वो सारे जब हम दे दें और उसमें से, तो लेट्स से हमने इनपुट 1 दे दिया, मतलब इनपुट आई जब 1 हो गया समझे पहला इनपुट, तो उसके लिए टाइम लिया 5 सेकंड। जब हमने इनपुट दूसरा इससे एक सेट, दूसरा इससे एक इनपुट उठा, इनपुट 2, ठीक है, उस पर इसने 10 सेकंड दे दिए, तीसरा उठा ली उसने 2 सेकंड दे दिए, चौथा उठा ली उसने 1 सेकंड दे दिए, पांचवा उसने 1 सेकंड दे दिया। तो इन सब में से मैक्सिमम कौन सा था जो टाइम हमें नज़र आया था, वो था 10। तो तमाम इनपुट्स ट्राई करने के बाद मैक्सिमम टाइम किस इनपुट के लिए लिया गया, वो मैक्सिमम टाइम जब हम फाइंड करते हैं तो हम कहते हैं कि ये इस एल्गोरिथम का वर्स्ट केस इसकी कम्प्लेक्सिटी। सारे इनपुट ट्राई कर लेते हैं पॉसिबल, ठीक है, और तमाम पॉसिबल इनपुट्स में तमाम पॉसिबल इनपुट्स के अंदर सबसे मैक्सिमम टाइम जब ये लेता है तो फिर हम कहते हैं कि ये वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी। सो दिस इज नाउ वी एक्सट्रैक्ट मैक्स of all the times
taken for any particular input from the set of inputs of size n. ठीक है, अच्छा, तो ये वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होगा। अब हम देखते हैं कि बेस्ट केस कम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है। दोबारा वही चीज़, I is any particular input, this is the time taken for that input। हम सारे इनपुट जब ट्राई कर दें, सारे इनपुट्स और जो सब कम से कम टाइम जिस इनपुट के लिए, जिस इनपुट्स अरेंजमेंट के लिए हमें, मतलब वो पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ द इनपुट ऑफ साइज n जिसके लिए कम से कम टाइम ये ले, ठीक है, तो उस कम से कम टाइम वाला इनपुट जो है उसको हम कहते हैं कि ये जब ये इनपुट आएगा इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम के लिए, तो ये इसके लिए बेस्ट केस होगा। ये अरेंजमेंट ऑफ साइज इनपुट ऑफ साइज n ऑफ इनपुट तब जाके ये कम से कम टाइम लेगा और ये इसके लिए बेस्ट केस। वर्स्ट केस वो पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ द इनपुट साइज n जिसके लिए ये एल्गोरिथम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ले, तो वो पर्टिकुलर इनपुट जो है जिस केस में वो वाला इनपुट आएगा तो हम कहेंगे कि ये अब इस एल्गोरिथम के लिए वर्स्ट केस है। और ये क्या है, मिनिमम टाइम टेकन फॉर द इनपुट साइज n, अरेंजमेंट ऑफ इनपुट साइज n। तो मिनिमम टाइम जिस सबसे कम टाइम ये एल्गोरिथम जिस इनपुट के लिए लेगा, इनपुट तो सब देखिए साइज सबका सेम है लेकिन वो अरेंजमेंट ऐसी है, वो अरेंजमेंट की एग्जांपल अभी आगे आएगी, ठीक है, इनपुट सेम ही होगा, आई मीन इनपुट का साइज सेम होगा लेकिन वैल्यूज़ की अरेंजमेंट ऐसी होगी जिससे अगर अरेंजमेंट एक तरह की हो तो एल्गोरिथम जो है वो कम टाइम लेगा, अगर वैल्यूज़ की अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप की हो तो फिर एल्गोरिथम कम टाइम लेता है या ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। उस वजह से फिर एक ही इनपुट साइज के लिए डिफरेंट टाइम्स हो सकती हैं, तो तब हम कंक्रीट प्रिसाइज रेंज टाइम नहीं दे सकते कि हम कहें इतना टाइम नहीं, हम कहें वर्स्ट केस में अगर इस तरह का इनपुट आए तो फिर ये टाइम होगा और अगर इस तरह का इनपुट आए तो फिर ये टाइम होगा, ठीक है। सो ये बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है। अच्छा, ठीक है, अब हम देखते हैं कि एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, देखिए एवरेज केस एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करेंगे। दोबारा वही चीज़ कि दिस में बी set of inputs of size n, all the possible inputs of size n, ये number of operations required for a particular input from this set, ठीक है। और फिर हम ये देखेंगे कि इस पर्टिकुलर इनपुट के आने की पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि डिफरेंट इनपुट्स आ सकती हैं ना, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आएगा, तो हमें ये पता लगा है कि जब ये आएगा तो एल्गोरिथम मैक्सिमम टाइम लेगा, तो ये वर्स्ट केस हो गया। हमने ये भी देखा कि जब ये आएगा तो एल्गोरिथम कम से कम टाइम लेगा, तो हमने कहा ये पर्टिकुलर इनपुट बेस्ट केस है, ये पर्टिकुलर इनपुट वर्स्ट केस है, एवरेज केस अब इसके दरमियान बहुत सारी होंगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने हर एक इनपुट के लिए रनिंग टाइम फाइंड करना है और फिर प्रोबेबिलिटी देखनी है कि इसके आने के कितने चांसेस हैं, इसके आने के कितने चांसेस हैं, तो हर इनपुट की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय उसका रनिंग टाइम, इन सब को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा एवरेज रनिंग टाइम, एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी।
अगर हमने एवरेज केस कम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है, सो दिस इज द मेथड, ठीक है। probability of each input, probability of the occurrence of each input, and then the number of steps of basic operation inside that input. This is average case, and the best case was to find minimum time taken by any input, okay, and the worst case is maximum time taken by any input. तो ये तीन तरह की कम्प्लेक्सिटीज हम देखते हैं जब इनपुट की अरेंजमेंट जो है वो रोल प्ले करता है एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन में। अब हम नॉर्मली लेट्स से अगर तीन हमारे पास आ गई कि बेस्ट केस में ये है, वर्स्ट केस में ये है, एवरेज केस में ये है, हम हमेशा वर्स्ट केस देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एल्गोरिथम कितना टाइम लेगा। तो हमेशा हम एल्गोरिथम की वर्स्ट केस देखते हैं कि यार, ताकि हमें पता चले कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कितना टाइम। इसकी मिसाल ऐसी है कि आप ये देखना चाहते हैं कि यार देखें इस रास्ते पे, लेट्स से दिस इज़ a layman example and an example from real world। आपने उसे कह दिया कि यार ये तीन रास्ते हैं, इस पे हम जा सकते हैं। पहला रास्ता ठीक है, शॉर्ट है, लेकिन ख़राब है, ठीक है। और दूसरा रास्ता जो है, आई मीन ख़राब का मतलब ये कि सड़क ठीक नहीं है और गड्ढे है बीच में, ठीक है। और दूसरा रास्ता ये उससे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट रोड है और पक्की सड़क है जिस पर ट्रैफिक भी है, ठीक है। तीसरा रोड है जो कि बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन उसमें जंगल है और जंगल में जो है अ, भेड़िया और शेर वगैरह है, तो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं ना। हम हमने अब ये देखना है कि अगर देखें, अगर मैंने इधर से उधर तक पहुंचना है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मुझे कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान अगर मैं उठाऊंगा तो मेरी ज़िंदगी चली जाएगी अगर मैं इस रास्ते से चला। और कम से कम नुकसान जो मुझे होगा वो ये होगा कि अगर मैं इस दरमियानी रास्ते पे चला गया तो कम से कम जो नुकसान है वो ये होगा कि मेरा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको बताना है कि नॉर्मली ये रियल लाइफ में भी हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, दिस इज़ यू आर कंसिडरिंग दी वर्स्ट केस, ठीक है। तो नॉर्मली हम एल्गोरिथम्स का वर्स्ट केस ही फाइंड करते हैं और उनको आपस में कंपेयर करते हैं। तो ये कहेंगे ये एल्गोरिथम ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लेगा, ये एल्गोरिथम ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लेगा, तो हम कहते हैं यार ये बेहतर हुआ ना, क्योंकि 5 से ज़्यादा तो ये ले नहीं सकता, 5 से कम ये ले सकता है, ठीक है। और दूसरा एल्गोरिथम जो हमने कहा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड ले सकता है, तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि वो जो ज़्यादा से ज़्यादा 10 ले सकता है वो वही काम 1 सेकंड में कर दे। लेकिन अब उसमें रिस्क है ना, अगर आपका इनपुट उसकी अरेंजमेंट ख़राब हो गई तो वो 10 सेकंड में चला जाएगा, लेकिन ये तो 5 से आगे जाता ही नहीं। इसलिए हम नॉर्मली वर्स्ट केसेस को आपस में कंपेयर करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि ये एल्गोरिथम अच्छा है क्योंकि इसका वर्स्ट केस ये है, और ये एल्गोरिथम बुरा है क्योंकि इसका वर्स्ट केस ये है। तो अभी ये एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हम वर्स्ट केस क्यों कंसिडर करते हैं, इसकी 2 रीजंस हैं कि अच्छा, एक तीन चीज़ होती है ना, एक ऑप्टिमिस्टिक, एक होता है रियलिस्टिक, एक होता है पेसिमिस्टिक। तो रियलिस्टिक क्या होता है कि वो रियलिटी देता है कि रियलिटी में क्या होगा। ऑप्टिमिस्टिक कहता है कि वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है कि यार 30% चांस है कि एक्सीडेंट होगा, ठीक है, और 70% चांस है कि वो नहीं होगा। तो ये कहता है कि अब नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, तो ये पॉजिटिव है। लेकिन पेसिमिस्टिक अप्रोच जो है वो ये है कि अगर पेसिमिस्टिक कहता है कि 30% भी चांस है कि एक्सीडेंट होगा, तो कहते नहीं एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक इज़ वन एक्सट्रीम,
Pessimistic is the other extreme, and realistic, या reality is the thing between the two. तो हम नॉर्मल रियल लाइफ में हम पेसिमिस्टिक ही रहते हैं, तो इस वजह से हम वर्स्ट केस देखते हैं, और वर्स्ट केस की रिलेशन अमूमन ईजी भी होती है। अच्छा जी, ये आपको एक एग्जांपल सामने नज़र आ रही है। इसमें हमने हमें एक अरे गिवन है ए, ठीक है। उस अरे हमें एक एलिमेंट दिया गया है आई, सॉरी हमें एक एलिमेंट दिया गया है के, और उस एलिमेंट को हमने किसी लोकेशन आई पे इंसर्ट करना है। हमें देखें एक अरे दी गई है, हमें कहा गया यार ये एलिमेंट तो के और इसको आई लोकेशन पर डाल दो। उसके लिए हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि अरे तो पहले से फिल्ड है ना, ठीक है, तो हम ये करेंगे कि हम आई लोकेशन से लेके एंड तक का जो डेटा है, आई लोकेशन से लेके एंड तक का जो डेटा है वो उठा के i+1 से एंड तक डालेंगे, जिससे आखिरी एलिमेंट बाहर हो जाएगा। ठीक है, इसको जरा दोबारा, लेट्स एक अरे है, उस अरे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और हमें कहा गया है कि अच्छा सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स एक अरे में 5 एलिमेंट्स हैं, और हमें कहा गया है कि थर्ड लोकेशन पे या सेकंड लोकेशन पे आपने 5 इंसर्ट करना है। एक अरेज में 5 एलिमेंट्स हैं, और हमें कहा गया है 5 मतलब कोई एलिमेंट्स हो सकते हैं 100, 20, 30, 40, 50, ये 5 एलिमेंट्स हैं उस अरे में। हमें कहा गया है कि आपने सेकंड लोकेशन पे एलिमेंट 5 इंसर्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड पोजीशन से लेके एंड तक के जो डिजिट्स हैं उनको उठा के, ठीक है, या ये ऐसे कर लेंगे, सेकंड पे जो वैल्यू है उसको थर्ड पे रख लेंगे, थर्ड पे जो वैल्यू है उसको फोर्थ पे रख लेंगे, फोर्थ की वैल्यू फिफ्थ पे रखेंगे, और आखिरी वैल्यू जो है वो एरे से बाहर हो जाएगी। अब लोकेशन सेकंड लोकेशन जहाँ हमने वैल्यू रखनी थी वो एम्प्टी हो गई है, वहाँ पे हम ये वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है। देखें, तो अब देखें वो जो एग्जांपल मैंने आपको दी वो इधर वेरिएबल्स के ज़रिए समझते हैं। तो जैसे ही हमें कहा जाए कि आपने के एलिमेंट को ith लोकेशन में ए अरे के अंदर इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ए से लेके, ठीक है, n-1 तक जो एलिमेंट्स हैं वो उठा के, जिस तरह हमें सेकंड पे डालना था ना एलिमेंट, तो हमने क्या किया, सेकंड से लेके आखिर तक जो है, या 1 कम कर दें क्योंकि आखिरी एलिमेंट तो ज़ाया हो गया ना, तो सेकंड से लेके आखिरी एलिमेंट जो है उससे एक कम एलिमेंट, वहाँ तक डेटा उठा के थर्ड से लेके लास्ट एलिमेंट की लोकेशन पे डालना है। ये ऐसे ही है। मैं अच्छा, ये समझाना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा टाइम लेता हूँ। ओके, अब देखें, हमने लिख दिया है अच्छा हम कुछ इंसर्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो अच्छा ड्रॉ, ये देखिए ये एक अरे है, इसके अंदर एलिमेंट्स पड़ी हैं। इधर भी 1 है, इधर 5 है, इधर 7 है, इधर 10 है, इधर 12, सॉरी 11 कर देते हैं, और इधर 70 है। अब मुझे कहा गया कि आपने इस लोकेशन पे 100 इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अच्छा किस लोकेशन पे, सेकंड लोकेशन पे ना, तो आई इज मतलब आई जो है वो 2 का आ गया है, तो मैं क्या करूँगा, और n 1 2 3 4 5 6 और टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, सो n जो है वो टोटल एलिमेंट्स है, सो n इज इक्वल टू 6। मैं क्या कर लूँगा, i क्या है 2,
2 से लेके n-1, एक दूसरी अरे, वही अरे दोबारा होगी, ये वही ए अरे है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, देखिए इधर से देखिए, i2 है, 2 से लेके n-1 11 तक, क्योंकि n क्या है, n6 है ना, 5 तक, 1 2 3 4 5, n-1 तक के एलिमेंट मैं उठा लूँगा। और i+1 क्या है, 2 + 1 = 3, 3 से लेके n क्या है 6, तो 3 से लेके 3 4 3 से लेके 6 तक वो कॉपी कर दूँगा। तो ये सारे एलिमेंट्स 2 से लेके n-1 5 तक एलिमेंट्स को मैं उठा के i+1 टिल n i+1 = 3, सो 3 से लेके 6 तक कॉपी कर दूँगा। तो दे एलिमेंट इधर लेके आए, 5 7 11 सॉरी 10 और 11, और ये जगह खाली हो गई और इधर 1 है। अब जाके मैंने कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना है, मैंने 100 करना है ना, कि 100 है, तो वो 100 में इधर लगा दूँगा। तो देखें सेकेंड लोकेशन पे 100 आ गया है और ये 70 डिस्कार्ड हो गया है, ठीक है। तो ये तो शिफ्टिंग हो गई। सो दिस इज़ हाउ यू इंसर्ट एलिमेंट, उसके लिए ये एल्गोरिथम है, और ये मैंने आप लोगों को इधर चला के भी दिखा दिया स्लाइड की तरफ। ओके, अब देखें, अब ये वैल्यू कैसी आई है, इस सबमिशन से ये वैल्यू कैसी आई है, देखिए ये इन सब से हम इनका हम ले सकते हैं एलसीएम, वो n हो जाएगा, ठीक है। ऊपर आएगा 1 + 2 + 3 और एंड पे आएगा n-1, ठीक है। अच्छा, अब देखें, हमने अगर आप लोगों को याद हो तो स्टार्ट में एक सीरीज देखी थी कि 1 + 2 + 3 + दिस इज इनटू n, वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है, अगर एस लेट्स से 1 ये सीरीज जो है, या पिछले स्लाइड में जाके देख लें, 1 + 2 + 3 टिल n, ये इक्वल होता है n n2 n + 1 / 2, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि n-1 है, n वाला एलिमेंट, तो हम n की जगह इसमें n-1 पुट कर देंगे, क्योंकि लास्ट एलिमेंट n-1 है ना इधर, तो ये n-1 हो जाएगा। यहाँ पे जब n-1 पुट करेंगे तो n बन जाएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए ऊपर जो है, इसके लिए बन जाएगा n-1 और इधर जब n-1 पुट करते ये n बन जाएगा, n / 2। तो ये ऊपर वाले जो सीरीज़ है, इसका आ गया है n-1 इंटू n / 2, और नीचे फिर डिवाइड बाई n है, जब इसको n पे डिवाइड करेंगे तो ये वाला n कट जाएगा इस n के साथ, और बच जाएगा क्या, n-1 / 2 जो इधर लिखा हुआ है।
तो इतने नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड है फॉर एवरेज केस, और प्लस ये स्टेप तो है, ये तो आपको करना पड़ेगा। तो n-1 डिवाइड बाई 2 स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर एवरेज केस। तो ये एवरेज केस रनिंग टाइम है। इससे पहले जो हमने देखा था वो क्या था, वो बेस्ट केस, और उससे पहले वो वर्स्ट केस।